जय हिंद दोस्तों। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर और अब मैं सिविल सर्विसेज की पीवाईक्यू डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। देखिए सिविल सर्विसेज 2022 की पीवाईक्यू की मैंने डीप एनालिसिस करवा दी है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और जो बाकी के सब्जेक्ट्स बच गए, एनवायरनमेंट, और उन सबको एक साथ पीवाईक्यूज में कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिविल सर्विसेज 2021 के हिस्ट्री क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चन की सोर्सेज देखेंगे और कितना डुएबल था, कितना टफ रहा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किन क्वेश्चंस में आप लॉजिकल थिंकिंग से आंसर्स को कर सकते हो, वो देखेंगे। ये सेट ए के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 31। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फिर देखिए, कहा जा रहा है 64 योगिनी टेम्पल जो कि मोरेना में सिचुएटेड है। आपको पूछा जा रहा है उसके बारे में कौन कौन सी यहाँ पे बातें सही है। तो पहला देखिए, कहा जा रहा है इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ कच्छ पठंगा डायनेस्टी। यानी ये एक सर्कुलर टेम्पल है जो कि यहाँ पे कच्छ पगहट्टा डायनेस्टी के राइन में बनाया गया। दूसरा कहा जा रहा है इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तीसरा कहा जा रहा है ये वैष्णव कल्ट को प्रमोट करने के लिए इस रीजन में बनाया गया। और चौथा कहा जा रहा है इसके डिज़ाइन ने एक पॉपुलर बिलीफ को जन्म दिया कि ये इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग का एक इंस्पिरेशन माना जाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन सी बातें सही है। तो सबसे पहली बात, मैं हमेशा आपको 2-3 बातें रिकमेंड करता हूँ जब भी आप सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स दें। पहली चीज़ तो ये ओनली, दूसरी चीज़ है यहाँ पे नेवर। इस तरह की जब एक्सट्रीम बातें आए तो पहले वहाँ पर रुक कर सोचना चाहिए। तो इसे मैं सर्कल कर देता हूँ। अब सोचिए कि क्या जो 64 योगिनी मंदिर है मोरेना में, वो एकलौता टेम्पल होगा, सर्कुलर टेम्पल? भारत देश में जहाँ पे आपको इतने सारे संख्या में, भारी संख्या में मंदिर मिलेंगे, वहाँ पे क्या एकलौता ये सर्कुलर टेम्पल होगा? अलग अलग तरीके के मंदिर हम लोग देखते हैं और कहीं पे भी किसी भी प्रकार की, किसी भी आकृति की मंदिर बनाई जा सकती है। इस पर जो रीजनल बातें हैं वो डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे आप खुद ही सोचेंगे अगर आसानी से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात यहाँ पे गलत होगी, क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग इमारतों से अलग अलग तरीके के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप 2 को भी यहाँ पे एलिमिनेट करते हो तो एग्जामिनर ने इसी तरह से ऑप्शंस को सेट किया है कि आपके पास एक ही आंसर बचेगा, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑफिशियली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिर 1 और 4 यहाँ पे सही है और 2 और 3 यहाँ पे गलत है। ऑफ कोर्स क्वेश्चन के सोर्स की बात तो करेंगे ही, बट ये क्वेश्चन आपको ही पता चल गया ये क्वेश्चन टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि इस तरह के टेम्पल्स के बारे में डिटेल बातें याद रख पाना मुश्किल है। लेकिन ये जो सवाल है, ये जो टॉपिक है, ये आपके न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि पार्लियामेंट की जो नई भवन बन रही थी उसके बारे में ये माना जा रहा था कि ये जो हमारा पार्लियामेंट का नया भवन बन रहा है, इसके डिज़ाइन जो है वो 64 योगिनी मंदिर से इंस्पायर्ड है। इस तरह की बातें निकल करके आ रही थी और न्यूज़पेपर कॉलम में कवर किया जा रहा था। सो ये हर न्यूज़ ने कवर किया था, ये आप आसानी से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या इन्हें स्किप करना चाहिए या अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो अगर आप इसे ऐसे सोचें कि अब जब यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट अगर आपके माइंड में क्लिक करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा, तो फिर आपको इस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करना ही चाहिए। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 ऑप्शन को हटाने के बाद भी आपके ऑप्शंस में आंसर नहीं निकल करके आते, 3 ऑप्शन रह जाता या 2 ऑप्शन रह जाते, तो फिर इसे अटेम्प्ट करना फायदेमंद नहीं सिद्ध होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन सरल है तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। और आप खुद भी सोचें कि इतनी बातें किसी को भी शायद ही पता होंगी, लेकिन ये सेकंड वाली बात को एलिमिनेट करके आंसर निकाला जा सकता है। तो अगेन ये न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं कि देखिए सिविल सर्विस में हिस्ट्री के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि न्यूज़ में कहीं ना कहीं होते हैं, जिसमें से ये एक मुद्दा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कहा जा रहा है कि कौन सा एंशियंट टाउन था जो कि अपने एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, और क्योंकि बहुत ही सीरीज ऑफ डैम देखने को मिले जो कि वाटर को चैनलाइज करते हैं और रिजर्वोयर से कनेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर, हिस्ट्री के बहुत सारे करंट अफेयर पूछे जाते हैं, जिसमें से एक ये था। क्यों? क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला किसे? धोलावीरा शहर को। तो काफ़ी चर्चा में आ गया था धोलावीरा शहर, और ये आपको बेसिक करंट अफेयर में भी मिल जाएगा, क्योंकि जो यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात की गई है हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में? धोलावीरा में।
सो ऑफ कोर्स जब यूनेस्को हेरिटेज का टैग मिला तो ये हर न्यूज़पेपर के द्वारा कवर ही किया गया होगा, बट अगर आपने उसे नहीं फॉलो कर पाए होंगे अगर आप कोई कारण से, तो एनसीईआरटी जो हम सबको ये रिकमेंड किया जाता है एनसीईआरटी पढ़ने को लेके, तो ये आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स। ये कौन सी है? ये न्यू वाली एनसीईआरटी जो थीम सीरीज की एनसीईआरटी आती है उसी का पार्ट 1 है, और ये पेज नंबर 3 में ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट है वो सेमी एरिड लैंड में देखने को मिलती है, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जहां पे जो इरिगेशन है, जो सिंचाई है, वो जरूरत पड़ेगी एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि बारिश कोई खास आती नहीं, तो एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो यही कारण है कि बहुत सारे केनाल के ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बिना केनाल के इरिगेशन करना उतने अच्छे से पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अगर आप देखें तो सोरटू घाई अफगानिस्तान में। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी आप हड़प्पन साइट्स पढ़ते हैं, अभी तो हालांकि मैंने हिस्ट्री सीरीज़ में बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, ऑफ कोर्स हड़प्पन सभ्यता से ही स्टार्ट करूंगा, तो वहां पे मैं एक एक चीज़ मैप के साथ कवर करूंगा। तो इस तरह के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या किया जाता है, शहरों के नाम दे दिए जाते हैं और बगल में देश दे दिया जाता है, और आपको पूछा जाता है कि ये हड़प्पन साइट उसकी सिटी है या नहीं। तो याद रखिए सोरतू घाई कहाँ पे? अफगानिस्तान में। वहाँ पर भी केनाल के ट्रेसेस में देखने को मिले, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं देखने को मिले। तो इसके पीछे की क्या वजह है? इट इज़ पॉसिबल दैट एंशियंट केनाल सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। लेकिन ये माना जाता है कि हो सकता है बहुत ही प्राचीन, क्योंकि काफ़ी लगभग 5-6 हज़ार साल पहले की सभ्यता है, तो हो सकता है कि जो केनाल है वो सिल्ट हो गई हो। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। ये भी संभावना है कि जो वेल्स हैं, जो कुएँ हैं, वहाँ से भी पानी को निकाल करके इरिगेशन किया जाता हो। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो धोलावीरा में वाटर रिजर्वोयर देखने को मिलता है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। वाटर रिजर्वोयर देखने को मिलता है, जलाशय देखने को मिलता है, जिसका इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर की सिंचाई के लिए किया जाता था। तो अब आप इसे स्टैटिक का कह लीजिए या करंट अफेयर का कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन इतना तो श्योर है कि ये क्वेश्चन इजी नेचर का है। लगभग सभी लोग मार्क कर लेंगे जिन्होंने भी बेसिक बुक्स को फॉलो किया होगा, या फिर जिन्होंने करंट अफेयर को फॉलो किया होगा। तो रिजर्वोयर की बात से देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा CDS 2 2021 में भी पूछा गया था क्वेश्चन यही धोलावीरा के ऊपर कि धोलावीरा रिसेंटली क्यों चर्चा में आया, तो यूनेस्को टैग का दर्जा मिला, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया, काफ़ी डिटेल से समझ भी लिया। अब देखिए बाकी शहर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सीरीज़ में। फिलहाल हमने इसका आंसर देखा यहाँ पे गुजरात में धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। यानी 17वीं शताब्दी के फर्स्ट क्वार्टर में, यहीं पे आपको ठहर जाना चाहिए। पहले ये सोचिए कि 17th सेंचुरी का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो कब से कब तक होगा? 1600 से लेकर 1625 तक, राइट। 1600 से लेकर 1625 तक के बीच कौन कौन सी इंग्लिश के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई? तो आपको पता होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में चार्टर एक्ट लेती है और फॉर्म हो जाती है। तो केवल 25 सालों के अंदर कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री देखने को मिली होगी? जब आप इस तरह से सोचेंगे तभी आप इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन कहीं पे भी आपको डायरेक्टली कवर नहीं मिलेंगे। सो देखिए ये जो बुक है ये है स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का आगमन, पेज 57, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर यहीं पे आप देखें इसके समरी में, तो इंडिया के अंदर सेटलमेंट की बात की जाती है कि कैप्टन बेस्ट ने जैसे पोर्टुगीज को जीता, उसके बाद इंग्लिश ने सबसे पहली फैक्ट्री हम सबको पता है सूरत में खोली 1613 ईस्वी में। टाइमलाइन को समझिएगा, 1600 से 1625 की बात की जा रही है और 1613 में ही फर्स्ट फैक्ट्री खोल जाती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्टी आई, फाइनली जहांगीर से परमिशन मिली। आप देख सकते हैं उसके बाद जो टॉमस रो है जो कि जहांगीर के दरबार में आया, जिसे इंग्लिश खां की उपाधि भी दी जहांगीर ने, उसने कहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोलने की परमिशन मिली? आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में। तो रीजन को समझिए, आगरा जो है वो हमें पता है उत्तर प्रदेश वाला रीजन, और अहमदाबाद और भरूच ये गुजरात के अंदर है। तो ये कब हुआ? 1613 के बाद, यानी 1625 और 1613 के बीच। कहाँ पे? आगरा पे, अहमदाबाद और भरूच में। तो इस चीज़ से आपको आइडिया लग जाता कि ऑफ कोर्स यहाँ पे भरूच, अहमदाबाद, आगरा, सूरत, ये जगहों में 1600 से 1620 के बीच ही खोली गई होंगी। तो फर्स्ट तो हमारे आंसर में इंक्लूडेड होना चाहिए, और यहाँ से 2 ऑप्शन हमारे हट जाते हैं। अब हमें चुनना है ए और बी के बीच। क्या चीका कोल में खोला गया होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या नहीं? तो देखिए ये जो चीका चोल है,
सो चीकाकोल भी काफ़ी एंशियंट टाउन है, लेकिन यहाँ पे कोई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैक्ट्री नहीं खोली गई। तो ये चीज़ें याद रखना या समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप इस तरह से इसे सोच पाते कि जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने अगर आप देखिए स्टार्टिंग के टाइम पे केवल 20-25 सालों में गिनती की ही फैक्ट्रियां खोली हैं। जैसे सूरत हो गई, अहमदाबाद हो गई, भरूच हो गई, उसके बाद मसूलीपट्टनम, अगर आप साउथ इंडिया में देखें तो मसूलीपट्टनम हो गई। बस यही 4-5 जगहों में खोला है इन्होंने फैक्ट्री। तो चीकाकोल और टिचनपोली ऑफकोर्स फेमस जगह हैं, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे फैक्ट्री नहीं देखने को मिली। और ऑफकोर्स यहाँ पे जो टाइम पीरियड कह दिया जा रहा है कि 1600 से 1625, ये भी इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट में ही हमें फैक्ट्री देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि गुप्ताज के डिक्लाइन के बाद और हर्षवर्धन के टाइम तक, यानी अर्ली 7th सेंचुरी तक, कौन कौन सी किंगडम जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में यानी उत्तर भारत में पावर में आई? मगध के गुप्ताज, मालवा के परमार, थानेश्वर के पुष्यभूति, कनौज के मोखारी, देवगिरी के यादव या वल्लभी के मैत्रक। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है 1 2 5, 1 3 4 6, 2 3 4 और 5 6। अगेन ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटीज में आपको कहीं पे भी ये नाम डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेंगे। तो फिर कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया? क्या इसका कोई रेफरेंस बुक में देखने को मिलता है या नहीं? सो ये है पूनम दलाल दहिया मैम की बुक। हिस्ट्री की काफ़ी फेमस बुक है आज की डेट में, एंशियंट और मेडिवल की कंबाइंड आती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके मैंने सिर्फ प्रीफेस लिया है। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो होता है, ईयरली मेडिवल इंडिया की बात की गई है, रीजनल कॉन्फ़िगरेशन की 600 से 1200 ईस्वी तक। यानी कौन कौन सी आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में थानेश्वर के पुष्यभूति हो गए, हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं मैत्रक हो गई, मोखारी हो गई, ये नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? मैत्रक हो गई, मोखारी हो गई, थानेश्वर के पुष्यभूति, जिससे खुद हर्षवर्धन ताल्लुक रखता था। ओके, हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यभूति वन से संबंधित है। इसके बाद ये नाम आप देख सकते हैं। उसके बाद डेक्कन, साउथ डेक्कन, अदर रीजन की भी बात यहाँ पे की गई है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया पर अभी हम लोग फोकस करेंगे। सो हमने यहाँ पे देखा कि मैत्रक हो गई आपकी, वल्लभी की, मोखारी हो गई, इसके बाद थानेश्वर के पुष्यभूति हो गए। यानी आपके 3, 4 और 6 तो यहाँ पे आंसर में आने चाहिए। तो एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3, 4, 6 वाला, और 1 तो ऑफकोर्स होगा ही, यानी मगध के गुप्ता। देखिए ये जो गुप्ता डायनेस्टी है वो मगध के गुप्ता से अलग है। ये आपकी मिडिवल इंडिया में आई 7th सेंचुरी से पहले तक। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें सही है? 1, 3, 4 और 6 ये सारे शामिल है। अगर इस क्वेश्चन को करना होता है एलिमिनेशन वगैरह लगा के, अगर डायरेक्टली ना पता होता फिर कैसे करते हैं? इससे पहले एक और सोर्स की बात करते हैं। सो एक बात मुझे आपको और बतानी थी, एंशियंट और मेडिवल के लिए अभी 1-2 सालों में या 2-3 सालों में आप कह लें, सिविल सर्विसेज के अंदर कुछ ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन या तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट कवर नहीं है, या फिर आ रहे हैं तो फिर इजी नेचर के आ रहे हैं। मतलब 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ईजी वाले तो आपके नॉर्मल सोर्सेज से कवर हो जाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन है वो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट या फिर अरिहंत की कोई बुक लेकर के आप कर सकते हैं। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। हम लोग देखेंगे भी किस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो लूसेंट वगैरह से आ रहे हैं। 2022 में भी देखा गया और 2021 में भी। तो ये आप 2-3 सालों से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी की बात की जा रही है, यानी गुप्ता डायनेस्टी की डाउनफॉल के बाद कौन कौन सी डायनेस्टी आई? वातापी में चालुक्य, ये साउथ इंडिया की डायनेस्टी हो गई। तालकाड़ में हो गई गंगाज। उसके बाद मगध हो गई। मगध तो नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टी, हमने अभी देखा कि जो मगध है गुप्ता के, जो गुप्ता है मगध के, जिसके फाउंडर श्री गुप्त थे, ये भी हो गए आपके। इसके बाद कदम्ब हो गया वनवासी के, ये हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया था। गोड़ जो कि बंगाल रीजन में पड़ता है, वो वहाँ पे भी किंगडम देखने को मिली। थानेश्वर में हमें ऑफकोर्स पता है पुष्यभूति थानेश्वर फाउंडेड द थानेश्वर किंगडम। उसके बाद वल्लभी के मैत्रक हो गए, कन्नौज के मुखारी हो गए। साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो कांची के पल्लव हो गए। उसके बाद मगध मालवा में लाटर गुप्ताज हो गए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्वेबल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप एसएससी और रेलवेज वगैरह की प्रिपरेशन करें तो यहाँ पे फाउंडर के नाम पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर्पज से इसे लिखा जाता है। लेकिन अभी जिस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया, यहाँ से ये करना आसानी से सॉल्वेबल था। सो मैं इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करता, सबसे पहले मुझे ये ध्यान में आ रहा था कि देवगिरी के यादव। तो मुझे पता है कि जो देवगिरी के यादव हो गए आपके रामचंद्र देव जी, जिनसे जो युद्ध हुआ मलिक काफूर के साथ, तो मुझे पता था ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड संबंधित है, जो कि लगभग 12th-13th सेंचुरी में देखने को मिलती है, ना कि 7th सेंचुरी में। तो ये काफ़ी बाद का था, तो मैं इसे सबसे पहले एलिमिनेट करता।
सबसे पहले एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं बी और सी, और यहाँ पे हम सबसे पहले सोचते हैं कि ऑफकोर्स यहाँ पे मैत्रक या फिर गुप्ता, इन दोनों में से तो कोई शामिल होता ही, और अगर इन दोनों में से आप किसी एक को भी शामिल करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर निकल करके आ जाता है। ठीक है, ये बात है। अदरवाइज फिर आप ऑप्शन अगर आप ऐसे भी सोचते हैं कि जो मालवा के परमार है ये बाद में देखने को मिले, तो भी आप इसे आंसर निकाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का है, डिपेंड करता है कि आपने किन सोर्सेज को फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो टोटल 18 क्वेश्चन आए हैं आपके हिस्ट्री से सिविल सर्विसेज 2021 में। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि पोर्टुगीज राइटर नूनीज के अनुसार विजयनगर एम्पायर में महिलाएं किन चीज़ों में एक्सपर्ट थी। तो ट्रेवलर्स पर देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है, बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन ये चीज़ आपको किसी भी एनसीईआरटी में, ना ही ओल्ड में ना ही न्यू में डायरेक्टली कवर देखने को मिलेगी। तो क्या इन क्वेश्चंस को स्किप कर देना चाहिए? सबसे पहले इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, नूनीज ने कहा कि महिलाएं किन चीज़ों में एक्सपर्ट होगी, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप ही मान लीजिए कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं और उस जगह पे आप जाकर के नोटिस कर रहे हैं कि वुमेन किस काम एक्टिविटी में सबसे आगे हैं या पुरुष किस एक्टिविटी में आगे, तो आप क्या लिख सकते हैं कि वहाँ की वुमेन किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में आगे ना हो? क्या ऐसा बता पाना संभव है? आप बोलेंगे ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तो हम लोग बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में ये, जैसे अगर आप किसी क्षेत्र में गए तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कृषि बहुत ज़्यादा देखने को मिली या ये चीज़ें देखने को मिली, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि क्या नहीं देखने को मिली। तो यहाँ पे रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूद, चारों ही बातें यहाँ पे सही है, चारों ही चीज़ों में वुमेन एक्सपर्ट देखने को मिली। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता, क्योंकि ये बता पाना असंभव सा है कि वुमेन जो है वो किस एक्टिविटी में एक्सपर्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पे चारों ही बातें यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। सो ये हिस्ट्री ऑप्शनल वाले या जिनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है, वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिटेल में कवर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन की पोजीशन के बारे में क्या लिखा है नूनीज ने। जो विजयनगर का किंग है हैज़ ऑल्सो वुमेन हु रेसल एंड अदर्स हु आर एस्ट्रोलॉजर एंड सूद सेयर्स एंड हैज़ वुमेन who write all the account of expenses that are incurred inside the gates of the palaces and others whose duty is to write all the affairs of the kingdom and compare their books with those of writer outside। यानी नूनीज का ये कहना था कि जो विजयनगर एम्पायर के राजा है उनके साथ महिलाएं भी हैं जो कि रेसल कर सकती हैं, कुश्ती कर सकती हैं, एस्ट्रोलॉजी कर सकती हैं, इसके अलावा सूद से यानी भविष्यवाणी भी कर सकती हैं। इस तरह की बातें से एसोसिएटेड वुमेन को नूनीज के द्वारा बताया गया। इसके बाद और भी बातें लिखी गई है, हु राइट ऑल द अकाउंट, यानी जितने भी अकाउंट्स है उन एक्सपेंसेस को लिख सकती हैं। वुमेन जो है वो म्यूजिक भी बजा सकती हैं, इंस्ट्रूमेंट कर सकती हैं, सिंग कर सकती हैं। इसके अलावा नाइट गार्ड का भी काम यहाँ पे वुमेन के द्वारा किया जाता है। ये कहना था नूनीज का विजयनगर एम्पायर के संबंध में। सो इस तरह के क्वेश्चन स्किप करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप जनरल भी सोचें तो बता पाना किसी भी ट्रेवलर के द्वारा मुश्किल होगा कि किन चीज़ों में वुमेन एक्सपर्ट ना हो। क्योंकि ये जो एक्सपर्ट वर्ड दे दिया गया, इससे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि वुमेन तो बहुत सारे काम करेंगी, बट एक्सपर्ट किन चीज़ों में होंगी, ऐसी बात कही गई है। इसके अलावा अगर आप इसे ऐसे भी सोचें कि एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजी करेंगे वो सूद सेइंग में भी आगे होंगे, दोनों आपस में संबंधित है, यानी 2 और 4 दोनों साथ के साथ आएंगे। तो 2 और 4 हमें किन ऑप्शंस में साथ में देखने को मिलता है? सिर्फ सी और डी में। उसके बाद अगर आप सोच पाते कि हाँ जो रेसलिंग या फिर अकाउंटिंग इन दोनों कामों में भी हो सकती है, तो फिर आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस हिस्ट्री से आए हैं, जैसा कि मैंने बताया 18 क्वेश्चन, पर बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ऑफ कोर्स अगर कोई टॉपिक हमारे एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से आता है तो उसमें बहुत ही डिटेल में जाकर के बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी के वीडियो सीरीज़ भी देखिए, मैंने बहुत सारी PYQs करवा रखी हैं ऑलरेडी चैनल पर। थैंक यू सो मच।